नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे YouTube के इस चैनल डेल्च लर्निंग पॉइंट पर। आज की इस वीडियो से हम स्पेशल एक लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम PS टेट, सी टेट और कोई भी आपका टेट एग्ज़ाम हो जिसमें आपको पेडागोजी आनी हो या आपको कुछ भी एजुकेशनल रिलेटेड कोई भी काम आना हो, आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड कहीं भी कोई काम आना हो, वो थ्योरीज़ को हम स्टार्ट करने की जो सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे से। जीन प्याजे से तकरीबन तकरीबन हम देखते हैं कि जो PS टेट है, जो पंजाब का टेट है, और जो सी टेट है, जो सेंटर का टेट है, और कोई भी टेट हो, उसमें इस प्याजे की थ्योरी की जो वेटेज है वो 2 मार्क्स रहती है। मेनली 2 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है वो इस थ्योरी से वो आ जाता है, मेनली अगर हम देखें किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं और खुद करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे की ये थ्योरी। और ये थ्योरी जो है उसको जो अलग नेम है वो भी है कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव वर्ड माइंड के लिए है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, आपका जो दिमाग की चलन प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है, वो चलता कैसे है। सो जीन पियाजे की जो बेसिक थ्योरी थी वो इसी के ऊपर थी कि आपका दिमाग, आपका मेंटल लेवल कैसे स्ट्रक्चर्ड है और वो कैसे काम करता है अलग अलग तरीके से। वो हम उनके फैक्टर्स को देखेंगे कि वो क्या बातें करते हैं। आइए सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं ब्रीफ में, कि छोटी चीज़ हम देखते हैं ब्रीफ में। तो ब्रीफ क्या है कि पियाजे जो थे वो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और उनके इसी कंट्रीब्यूशन को वो स्टेजेस थ्योरी ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो आपको ये नेम्स जो हैं वो याद रखने हैं, ठीक है जी। सो हम इसके बाद देखते हैं इसके बाद का काम क्या है। सो उसी के आगे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्याजे, चिल्ड्रन आर बोर्न विद अ वेरी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर्स, की जो बच्चा पैदा होता है वो एक बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ ही पैदा होता है, उसके अंदर जेनेटिकली इनहेरिटेड एंड इन्वॉल्व। सो उसके अंदर जेनेटिकली ही उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जीन्स ही होते हैं, ऑन विच ऑल सब्सिक्वेंट लर्निंग एंड नॉलेज आर बेस्ड, जिसके आधार पर ही वो अपनी जो है नॉलेज को आगे बढ़ाता है या अपनी नॉलेज खुद गेन करता है। सो इसका जो बेसिक फैक्टर था वो यही था कि एक इंसान खुद भी अपनी नॉलेज क्रिएट कर सकता है। वो कैसे करता है इस चीज़ को हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था इस थ्योरी का? तो ऑब्जेक्टिव था कि द गोल ऑफ द थ्योरी इज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड प्रोसेसेस बाय विच द इन्फांट, इन्फांट है बच्चा, एंड देन द चाइल्ड, वो इन्फांट जो है वो बच्चा, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको चाइल्ड कहना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी तो बच्चा है। इन्फांट होता है कि जब वो पेट में है तो वो, जैसे एक स्टेज होती है प्री नेटल, एक पोस्ट होती है प्री नेटल, NATAL। प्री नेटल जो होती है वो गर्भ अवस्था होती है, तो ये भी एक पीरियड माना जाता है जब वो 9 महीने पेट में होता है, तो दैट्स प्री नेटल। सो इन्फांट है कि जब तक वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का है, एंड देन द चाइल्ड, जब उसको हम कहते हैं इसका बचपन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वो 1 साल, 2 साल से 5 साल तक का, डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल हु कैन रीजन एंड थिंक यूजिंग हाइपोथेसिस। जो खुद जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो इंडिविजुअल खुद जो है वो रीजन करने का, थिंक करने का, उसके पास जो है वो चीज़ें आ जाती है। और वो, लेकिन प्याजे कहता है कि वो थिंक कैसे करता है, यूजिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होते हैं हमारे माइंड में। हाइपोथेसिस, दैट द वर्ड, जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या होता है हाइपोथेसिस का, सबसे पहले ये समझते हैं। इस वर्ड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। हाइपोथेसिस वर्ड क्या होता है कि जब भी हमको कोई चीज़ करनी होती है तो हमारे माइंड में उस चीज़ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। तो अब जब हम उस चीज़ को करने लगते हैं तब कुछ चीज़ें निगलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज तक कोई कभी दिल्ली ना गया हो, या जैसे कोई मॉडर्न सिटी में ना गया हो, जैसे चंडीगढ़ ना गया हो, दिल्ली ना गया हो, तो हमारे माइंड में कुछ हाइपोथेसिस हम लगा के बैठते हैं कि वहाँ पर तो लोग ऐसे होंगे, वहाँ पर लोग ऐसे होंगे। लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं अ, तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो कट होने स्टार्ट हो जाती हैं हमारी, कि अच्छा ये ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, मतलब आपकी कुछ चीज़ें सोची हुई गलत होने लग जाती हैं। तो हाइपोथेसिस बेसिकली होता है कि आपके माइंड में वो स्ट्रक्चर्ड, वो सारी चीज़ें जो आपने सोची उस चीज़ को करने से पहले, ये सारी चीज़ को हम हाइपोथेसिस के अंडर रखते हैं। अब आते हैं 3 बेसिक कंपोनेंट्स जो प्याजे की थ्योरी के हैं। आप इन बेसिक कंपोनेंट्स को ऐसे ही मत जानिएगा। आपको मैं बता दूं कि जो ये स्कीमा वर्ड लिखा हुआ है, इस स्कीमा वर्ड के ऊपर ही PS टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूरी की पूरी थ्योरी तो छोड़िए, एक स्कीमा वर्ड जिससे प्याजे की थ्योरी स्टार्ट होती है, एक स्टार्टिंग वर्ड है। आप कहीं भी थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहला वर्ड वहाँ पे स्कीमास दिखता है, और स्कीमास के ऊपर ही PS टेट में एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है।
तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा, हर एक कंपोनेंट को, हर एक वर्ड को जो इस थ्योरी में यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ वो बात करता है स्कीमास की, जिसको वो कहता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, की ये नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, नॉलेज को स्टार्ट करने के जो ब्लॉक्स बनते हैं वो है ये। उसके बाद वो बात करता है कि अडॉप्शन प्रोसेस दैट इनेबल द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। वो कहता है कि स्टेजेस बनती हैं, आप नॉलेज को ट्रांजिट करते हो किसी एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक, आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, फिर आप उसमें कुछ ऐड करते हो, उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर आप कुछ ऐड करते हो। इस तरीके से आपकी नॉलेज जो है वो आगे बढ़ती है, और उन्हीं स्टेजेस को वो इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के अंडर डालता है। हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे की थी उसकी स्टेजेस कितनी है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेजेस कितनी है, तो आपको बताना है कि उसकी 4 स्टेजेस हैं, एंड द स्टेजेस नेम आर सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड दैट्स फॉर्मल ऑपरेशन, दैट्स अ फाइनल। लेकिन ये स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत बार देखे जाते हैं, लेकिन इसके जो मेन कंपोनेंट्स थे जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्कीमास और ये इतना इतना पार्ट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स बना करके पूछे जाते हैं और इनमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप एक चीज़ का फ़र्क समझिए, जैसे आपको पीएस टेट का एग्ज़ाम देना है तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स के साथ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो सी टेट है वो टू द पॉइंट भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहाँ पर हमें स्टेजेस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्कीमा क्या है। सबसे पहली बात, स्कीमा। स्कीमा क्या है, जिसको मैं एक बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं डिफाइन करूं तो हम स्कीमास को कहेंगे कि आइडिया है। किस प्रकार का आइडिया है, किस तरीके का आइडिया है, हम ये कहते हैं। मान लीजिए आपको आपने कहीं जाना है और वहाँ पर जाने के लिए आपको 4 गलियों से आप जा सकते हो, आपके पास चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है कि आप 4 गलियों से जा सकते हो। लेकिन 3 गलियों में से रास्ता एक समान पड़ता है आपको, और लेकिन चौथे रास्ते से आपको बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है। लेकिन क्या हुआ, कल ही रात को बारिश हुई है और 3 गलियों में सीवरेज सिस्टम नहीं था, तो पानी खड़ा था, लेकिन चौथी गली साफ थी जिसमें से आपको रास्ता दूर पड़ता है। तो अब ऑन द स्पॉट आपके माइंड में एक आइडिया आता है कि चलो चौथी गली से चलते, कोई बात नहीं, लंबा है तो चलेगा काम, लेकिन सूखे सूखे चले जाएंगे। तो दैट्स द थिंग कि आपको आपकी नॉलेज के बिहाफ पे आपको एकदम से, मतलब आपका मेंटल आपको क्या आइडिया क्रिएट कर रहा है, दिस ऑल आइडियाज आर कॉल्ड स्कीमास इन जनरल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं। आपको एक बेसिक लैंग्वेज में अगर समझना हो तो स्कीमास क्या है, जैसे हम हिंदी या पंजाबी में नॉर्मल लैंग्वेज में घरों में ये वर्ड यूज़ करते हैं कि आप स्कीम लगा रहे हो, तो दैट स्कीम्स आर कॉल्ड इन थ्योरी इज वर्ड स्कीमा। सो पियाजे ने इसी चीज़ को स्कीमा वर्ड का नेम दिया है इन जनरल। और जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज वो उसकी डेफिनेशन है, तो पियाजे ने यही कहा था कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज स्कीमा है। ठीक है जी। सो इस तरीके से हम स्कीमास को लेकर के चलते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज असिमिलेशन। असिमिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीटेट जो दिसंबर 2019 अभी जो हो चुका था लास्ट, इसमें जो क्वेश्चन आया है वो असिमिलेशन के ऊपर आया और विद एग्जाम्पल आया था। एग्जाम्पल दे करके पूछा था कि ये एग्जाम्पल किसकी है, स्कीमा की है, असिमिलेशन की है, एकोमोडेशन की है, या इक्विलिब्रियम की है। सो वहाँ पर जो उसका आंसर था वो था असिमिलेशन। अब होता क्या है, असिमिलेशन क्या चीज़ है। पहली बात मैं आपको इंग्लिश में इसको समझाता हूँ कि जो यहाँ पर लिखा कि विच इज़ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, कि उसको यूज़ करते हुए आप एक नई सिचुएशन में कैसे अपने आप को ढालते हो या कैसे यूज़ करते हो अपने पुराने स्कीमास को, पुराने आइडियाज़ को, पुरानी नॉलेज को, उसको हम असिमिलेशन बोलते हैं। अब इस चीज़ को छोड़िए, अब सिंपल एक चीज़ से समझिए कि असिमिलेशन जो है ना, असिमिलेशन, आप इसमें से एक को काटिए सबसे पहले, आप देखिए सिमुलेशन। अब सिमुलेशन वर्ड को हम एग्जांपल से समझते हैं। सिमुलेशन, जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को ये बताया कि ये गाय है, और जब उसको कोई और पूछता है और उसको घोड़ा दिखा करके पूछता है कि ये क्या है, तो वो कहता है ये गाय है। अब उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने अपनी प्रीवियस नॉलेज जो थी उसके अकॉर्डिंग वो गाय थी, उसने सिर्फ उससे सिमुलेट किया, उसको उसके साथ सिर्फ कंपेयर किया, एंड उसने कह दिया कि ये गाय है, लेकिन वो घोड़ा था। लेकिन अब क्या हुआ, असिमिलेशन का काम जो है सिर्फ इतना ही है कि आपको प्रीवियस नॉलेज के साथ असिमिलेट करना है, आपको सिमुलेट करना है चीज़ों को। वो क्या बनी क्या नहीं बनी, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कंपेयर कर रहा है, डील कर रहा है नई सिचुएशन के साथ, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड असिमिलेशन। जैसे सीटेट में क्वेश्चन था कि एक बच्चे ने
एक बच्चे ने ज़ेब्रा को देख करके बोला कि ये गाय है, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? तो नीचे ऑप्शंस है, तो आपको उस सिचुएशन को असिमिलेशन कहना था, तो ये आंसर था। तो आपको बेसिक एग्जांपल से समझना है। असिमिलेशन बेसिक क्या है कि आपको आपकी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से किसी नई ऑब्जेक्ट में, नई सिचुएशन में आप कैसे अपनी उस प्रीवियस नॉलेज को ऐड कर पा रहे हो, मतलब उसके साथ जोड़ सकते हो, कम से कम आपको कॉन्सेप्ट जोड़ना आता है, तो आप हम कह सकते हैं कि यस, जो हम वो उसने असिमिलेट कर लिया है। क्लियर है? अब हम जाते हैं अगली चीज़ जो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन पे जाते हैं हम लोग। अब एकोमोडेशन क्या है? हिज हैपन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, डजंट वर्क, अब वो काम नहीं कर रही। जैसे असिमिलेशन में क्या हुआ, आपको गाय बताएगी, लेकिन आपसे जब घोड़े का पूछा गया, आपने कहा ये गाय है, तो आपकी प्रीवियस नॉलेज अब काम नहीं कर पाई। ये चीज़ आई कि डजंट वर्क, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो थी वो काम नहीं कर पाई। ये यहाँ तक का काम हुआ आपका। एंड नीड्स टू बी चेंज, अब आपको चेंज चाहिए कि अब बच्चा कैसे बताएगा कि ये जो एक घोड़ा है। डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन, तो क्या होता है कि फिर उसके बाद जब हमको पता चलने लगे कि अब बच्चा कम से कम पुरानी नॉलेज को यूज करना शुरू कर चुका है, मतलब उसका माइंड इतना काम कर रहा है कि उसको कोई चीज़ बताई गई है और अब वो उसको कंपेयर करना सीख चुका है, तो अब हम उसे क्या करते हैं, अब हम उसको क्वालिटीज बतानी स्टार्ट करते हैं कि भाई गाय में ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी नहीं है, दैट मीन्स ये गाय नहीं है, इसमें ये क्वालिटी है और इसको इसलिए घोड़ा कहा जाता है। अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम उसको अब ज़ेब्रा दिखाओ और उससे पूछो कि ये क्या है, तो वो ना तो उसे गाय कहेगा ना घोड़ा कहेगा, क्योंकि अब उसे कंपेयर करने के साथ साथ उसको क्वालिटी वर्क देखना भी आ चुका है। तो अब उसके माइंड में, उसके दिमाग में उसकी जो मेंटल एबिलिटी थी उसको इंक्रीज किया जा चुका है, क्योंकि उसको कंपेयर करना पहले आ चुका था असिमिलेशन में ही। जब वो एकोमोडेशन की स्टेज में है तब उसका काम ये है कि अब वो कंपेयर करना सीख चुका है, और अब वो उसको गाय या घोड़ा नहीं कहेगा, अब वो ये कहेगा कि मुझे नहीं पता ये क्या है। अब वो ये नहीं कहेगा कि ये गाय है, ये घोड़ा है, वो ये कहेगा कि मुझे नहीं पता ये क्या है। तो वो हमसे फिर नई क्वालिटी जानेगा कि इस तरीके की चीज़ को क्या कहते हैं। जब हम उसको बताएंगे कि इस क्वालिटी को हम ज़ेब्रा कहते हैं, तो वो कहेगा दैट्स इट इज़ अ ज़ेब्रा। तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, पूरे स्ट्रक्चर को, कि असिमिलेशन से एकोमोडेशन तक का रास्ता, स्कीमास, असिमिलेशन, देन एकोमोडेशन, ये एक स्टेजेस बाय स्टेजेस काम करती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम जो फोर्थ चीज़ लेकर के आते हैं, दैट इज कोल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं होता है। इक्विलिब्रियम जस्ट आपको सोचने वाली चीज़ थी। जैसे देखिए, बच्चे को गाय का समझाया गया, फिर उससे घोड़े का पूछा गया, तो असिमिलेट किया, उसने कहा गाय है। लेकिन जब उसको एकोमोडेट किया गया तब उसने बता दिया कि ये घोड़ा है। अब उससे जैबरा का पूछा गया तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मतलब कि वो डिस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाता है। जब एकोमोडेशन भी, मतलब असिमिलेट किया, एकोमोडेट भी नहीं हो पा रहा, तो वो डिस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन जब फिर एकोमोडेशन में वो किसी की हेल्प लेता है, कंपेयर करना, क्वालिटी सीखता है, तो फिर वो क्या करता है, उसको चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है, वो चीज़ों को बताना स्टार्ट कर देता है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंच जाता है। तो दिस साइकिल इज गोज ऑन, ये एक साइकिल है कि बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा, मतलब असिमिलेट करेगा, डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा, एकोमोडेट होगा, एंड देन फिर वो इक्विलिब्रियम में होगा, फिर असिमिलेट करेगा, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम में आएगा, एकोमोडेट करेगा। दिस साइकिल वाज गोज ऑन, ये साइकिल चलता रहता है। तो इस तरीके से हम अपनी नॉलेज बनाते हैं, नॉलेज को यूज़ करते हैं। नॉलेज यूज़ नहीं, नॉलेज जो है अच्छे ढंग से हमारे काम नहीं आ पाती, तो हम डिसइक्विलिब्रियम में जाते हैं, फिर हम असिमिलेट करते हैं, अकोमोडेट करना सीखते हैं, फिर हम इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, फिर डिसइक्विलिब्रियम, फिर इक्विलिब्रियम। इस तरीके से ये सर्कल जो है हमारा चलता रहता है। क्लियर है? तो यही लिखा है कि इक्विलिब्रियम इज अ फोर्स विच ड्राइव्स द लर्निंग प्रोसेस एज वी डू नॉट लाइक टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड विल सीक टू रिस्टोर बैलेंस बाय मास्टरिंग द न्यू चैलेंज। एकोमोडेशन कहते हैं। वंस द न्यू इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन विद द न्यू स्कीमा विल कंटिन्यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी नीड टू मेक एन एडजस्टमेंट टू इट। तो हमको उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब एडजस्टमेंट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में जा चुका है। ठीक है, जैसे बच्चा कहे कि मेरे को नहीं पता कि ये गाय के बाद घोड़ा कह दे, घोड़े के बाद जैबरा कह दे, तो अगर वो कह रहा है कि मुझसे एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है इस तरीके से नए से नया, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं जा रहा। अगर वो हर बार एग्जिस्ट करवा पा रहा है, पुरानी चीज़ के साथ नई को एडजस्ट करवा दिया, एग्जिस्ट करवा रहा है अपने माइंड में नई नई चीज़ों को, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जा रहा है और वो सीख रहा है, उसका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। ये था हमारा। तो ये चार कॉन्सेप्ट्स की वो बात करता है। अब उसके बाद आती हैं, वो कहता है चार स्टेजेस होती है, जैसे वो एज वाइज स्टेजेस की बात करता है कि बच्चा कौन सी एज में क्या सीख जाता है, कौन सी एज में बच्चे में कौन से गुण आ जाते हैं, कौन सी एज में बच्चा किस चीज़ को करने के कैपेबल हो जाता है। ठीक है,
तो फर्स्ट स्टेज है जो हमारे पास वो है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज जो है, आप इन चीज़ों को ना रट्टा लगा लीजिए कि बर्थ से लेकर के 18 से 24 मंथ तक की है, मतलब 0 से 2 साल तक की एज जो है वो सेंसरी मोटर की है। सेंसरी माने आपकी सेंसेस, जो 5 सेंसेस होती हैं हमारी सेंसरी मोटर स्टेज की, जिसमें आप सेंसेस से अपना काम लेना स्टार्ट करते हैं। प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल माने जैसे आप हाथ को मोड़ना, किसी चीज़ को दबा करके पकड़ना, जैसे बच्चे को पेन पकड़ना सिखाइए तो वो पेन को जोर से पकड़ लेगा। मतलब 2 साल से जब वो कम होता है तो उसके हाथों में पकड़ नहीं होती है इतनी, लेकिन जब वो मतलब उसके हाथ पैर ऑपरेशंस करने लग जाते हैं, मतलब काम करना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते, तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल। जैसे ये 2 साल से 7 साल तक का है, तो मतलब उसके हाथ में इतनी पकड़ नहीं, जैसे आप बच्चे को ईंट पकड़ा दो वो गिर देगा, लेकिन पेन पकड़ा दो वो पकड़ लेगा। तो प्री ऑपरेशनल है, कुछ चीज़ें वो ऑपरेट कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता, तो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उससे पहले की स्टेज। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें वो हर प्रकार की चीज़ को पकड़ सकता है अच्छे से, तो वो है कंक्रीट ऑपरेशनल, वो है 7 से 11 साल तक की एज। और बाद में आ गया फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें बच्चा सब कुछ करने लग जाता है एडोलसेंस से अडल्टहुड तक, यानी कि 18 ईयर्स तक। और प्याजे जो है वो 18 साल तक की ही बात करता है, क्योंकि इसने मेंटल कैसे बढ़ता है उसके बारे में बात कर रही हैं। तो मेंटल लेवल जो है हमारा वो 18 ईयर तक हो जाता है, उसके बाद वो वैसा ही रहता है, या हमको काम करना आ जाता है, अपनी लर्निंग हमारी कैसे होगी वो सारा स्ट्रक्चर वैसा ही चलता है जैसा हमारा उस एज तक रहता है। तो सिंपली ये 4 स्टेजेस थी इसमें। सबसे पहली चीज़ है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज का क्या है, द मेन अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है समझिए, आपने बच्चे को खेलने के लिए कोई चीज़ दी और वो चीज़ टूट गई, तो बच्चे के लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, उसको लगता है कि ये चीज़ जिंदा थी, ये चीज़ खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए वो चीज़ मुर्दा हो गई है, इसीलिए वो रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सामने कोई चीज़ मर गई है, उसके लिए कोई उसकी दुनिया से चला गया है, क्योंकि उसकी दुनिया उसके खिलौने हैं और वो खिलौना उसकी दुनिया में से कोई इंसान चला गया है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके माइंड में एक चीज़ रहती है कि ये चीज़ जिंदा है, तो दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। और आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट परमानेंस वर्ड लिखा हुआ ही आता है, और वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज के अंदर आता है, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस 0 से 2 साल के बीच में आता है। कई बार एजेस से पूछते हैं, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस प्याजे की कौन सी स्टेज है, तो आपको बताना है फर्स्ट स्टेज है। पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में है, तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, सेंसरी मोटर में है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू फॉर्म अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्ट परमानेंस और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, आपको बता दें कि जो लोग पीएसटेट की तैयारी कर रहे हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन वर्ड पीएसटेट में एज इट इज़ यूज़ किया गया है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस सीटेट में तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्ट परमानेंस का और मेंटल रिप्रेजेंटेशन वर्ड। तो पीएसटेट में लास्ट पीएसटेट से जो लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट पीएसटेट जो हुआ है उसमें ये वर्ड यूज़ किया जा चुका है मेंटल रिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में क्या है कि यंग चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट थिंग्स सिम्बोलिकली। वो बच्चा चीज़ों को सिम्बोलिकली सीखना शुरू कर देता है। जैसे बच्चे को पूछो 3 से पहले क्या था, वो कहेगा 2। बच्चे को पूछो 99 के बाद क्या आएगा, वो कहेगा 100। 2 से 2 छोड़ के आगे क्या आएगा, तो वो कहेगा 5 आ जाएगा। 2 के बाद 2 और छोड़ दो, 3 और 4 छोड़ो, 5 आ जाएगा। तो बच्चा इस तरीके की चीज़ें करनी स्टार्ट कर दे तो उसको सिम्बोलिकली चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी भी नहीं, इतनी भी नहीं, लेकिन सिम्बोलिकली वो समझने स्टार्ट हो जाता है कि इसको 3 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया। जो चीज़ें हमने बताई वो है 2 के बाद 5 का आना, दैट्स कॉल्ड अ रीजनिंग। वो सोच पा रहा है कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसको छोड़ना है, इसको बढ़ाना है, इसको कम करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, ये चीज़ें हैं। दिस इज द एबिलिटी टू मेक वन थिंग, अ वर्ड और एन ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर समथिंग अदर देन इटसेल्फ। कि वो क्या करता है, कुछ वर्ड्स को खुद बनाना स्टार्ट कर देता है, कुछ ऑब्जेक्ट खुद बनाना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, ये एबिलिटी उसमें आ जाती है। ये नहीं कुछ वर्ड्स खुद बनाने स्टार्ट कर देगा। वो क्या करता है, उसको आप 3 अक्षर सिंबल्स देने स्टार्ट कीजिए, वो तीनों सिंबल्स को इकट्ठा करने के लिए कहीं वो कर देगा, और उससे क्या बना, दैट्स नॉट, मतलब वो हमारा पॉइंट नहीं है। वो शब्दों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, वो खिलौनों के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। दिस इज द वे ओनली वी से। क्लियर है जी। तो थिंकिंग इज स्टिल ईगोसेंट्रिक। जो अब उसकी थिंकिंग है वो कैसे हो जाती है, ईगोसेंट्रिक। उसमें मैं ज़्यादा होती है, तुम नहीं होगे। जैसे मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, उससे आप कुछ चीज़ मांगिए खाने के लिए, वो आपको दे देगा, लेकिन एक 2 से 7 साल का बच्चा आपको कोई चीज़ खाने के लिए नहीं देगा, बिकॉज दैट्स कॉल्ड ईगोसेंट्रिक। उसमें मैं बहुत होती है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं छोड़नी चाहिए, तो वो बच्चे में मैं बहुत ज़्यादा होती है। एंड द इन्फांट हैज़ डिफिकल्टी टेकिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स।
वो व्यू पॉइंट्स नहीं लेता। टेकिंग माने लेना, व्यू पॉइंट माने आपका नज़रिया। तो इन्फांट जो है उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है आपका नज़रिया लेने में। जैसे हम कहते हैं कि ये तो इतना तंग करता है, ये इतना ऐसे करता है, ये करता है, तो क्या है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले पाता, उसको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आता, उसको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो नहीं समझ पाएगा जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं कि वो करे। और दूसरी चीज़ है वो ईगोसेंट्रिक होता है, और दूसरी है टेकिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स, वो नहीं ले पाता, उसको डिफ़िकल्टी होती है इस मेज में। तो उसके बाद आ गई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है कि अब वो कंक्रीट तरीके से ऑपरेशंस करने स्टार्ट कर चुका है। जैसे उसमें थोड़ी थोड़ी रीजनिंग आ जाएगी, जैसे 2 के बाद 5 आएगा तो वो 2 छोड़ के आएगा, 5 से पहले क्या आना है 4 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या है वो 4 है। ये चीज़ें हम उस बच्चे को सिखा सकते हैं। प्याजे कंसिडर द कंक्रीट स्टेज अ मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ द इन द चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये मेजर टर्निंग पॉइंट होता है, इसमें आप बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हो। यहाँ पर वो बिगिनिंग ऑफ लॉजिकल, अब वो लॉजिकल होना शुरू हो जाएगा इस एज में। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और ऑपरेशनल थॉट आ जाता है उसमें। ये वर्ड जो डार्क क्यों है, ये वर्ड आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। दिस मीन्स द चाइल्ड कैन वर्क थिंग्स आउट इंटरनली इन देयर हेड। वो चीज़ों को अपने माइंड में बहुत अच्छे से बनाना स्टार्ट कर देता है, रैदर देन फिजिकली ट्राई थिंग्स आउट इन द रियल वर्ल्ड। वो चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ लेकिन दिखा नहीं सकता कैसे, तो बच्चे के माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। जैसे बच्चे ये पूछते हैं कि फरवरी के महीने में 28 दिन ही क्यों होंगे, तो इस तरीके की चीज़ें वो सोचना स्टार्ट करता है, लेकिन वो उसको प्रूफ कैसे करे, वो खुद कैसे सोचे उन चीज़ों के ऊपर, ये उसको नहीं पता। हालांकि इस चीज़ का आंसर बहुत से लोगों के पास नहीं होता कि फरवरी का महीना 28 दिन का क्यों हो जाता है, या कभी 29 का क्यों करते हैं। देर इज़, कई लोगों के पास इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन वो बच्चे के माइंड में वो क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो उसका आंसर कैसे फाइंड करे ये उसको नहीं पता। तो वही बात है कि फिजिकली वो ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ों को इंटरनली इन देयर हेड वो दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देता है। चिल्ड्रन कैन कंजर्व नंबर एज 6 में वो नंबर्स को कंजर्व करना सीख जाता है। मास एज 7 में, मास यानी कि किसी चीज़ का भार कितना है, पुंज कितना है, वो 7 साल की एज में सीख जाता है। वेट को काउंट करना, जैसे वो कहता है भारी है, तो वो 9 एज की तक में वो सीख जाता है। उसके बाद है कंजर्वेशन इज द अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग स्टेज द सेम इन क्वांटिटी इवन थो इट्स अपीयरेंस चेंज। कंजर्वेशन क्या होता है, आप कंजर्वेशन वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। कंजर्वेशन वर्ड के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन है पीएस टेट में, 2 साल पहले पीएस टेट में क्वेश्चन आया हुआ है कंजर्वेशन के ऊपर। तो कंजर्वेशन क्या होता है बेसिकली, कि बच्चे को वेट तोलना तो आ गया है, उसको पता है कि ये चीज़ भारी है ये हल्की है, लेकिन वो कहते हैं कि उसको 2 समान चीज़ें पकड़ा, जैसे उसको 1 किलो की ईंट पकड़ा के 1 किलो का रुई पकड़ा दीजिए, तो वो बता पाएगा कि ये भार इक्वल है, लेकिन ये बड़ी है ये छोटी है। ऐसे वो चीज़ों को कंजर्वेट करना स्टार्ट कर देता है, उसको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कंजर्वेशन क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है कि कुछ चीज़ें सेम तो हैं क्वांटिटी में, लेकिन उनकी अपीयरेंस, उनका जो चेंज, उनकी अपीयरेंस थी वो चेंज है, वो अलग अलग है। सबको ईंट पकड़ाएं, उसको कुछ और पकड़ाएं, आप एलईडी 1 किलो की पकड़ाएं और उसको एक ईंट पकड़ाएं, तो उसको भार सेम लगेगा, लेकिन वो बता सकता है कि इनकी चीज़ों में चेंजेस हैं। इसकी अपीयरेंस चाहे चेंज है, लेकिन वो उसके भार को तोल करके आपको बता सकता है। इस एज में वो इस चीज़ के कैपेबल होता है। तो आपको क्या याद रखना है, ऑपरेशनल थॉट इस एज में आ जाते हैं, इस स्टेज में आ जाते हैं। वो इंटरनली अपने दिमाग में बहुत सी चीज़ें सोचने स्टार्ट कर देता है, वो भी कंक्रीट ऑपरेशनल का है। कंजर्व नंबर्स को कंजर्व करना सीख जाता है, मास कंजर्व करना सीख जाता है, वेट को कंजर्व करना सीख जाता है, और कंजर्वेशन वर्ड आपको याद रखना है कि कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है उसके पास। तो ये थी चीज़ें। फॉर्मल ऑपरेशनल में कुछ भी ऐसा नहीं है, फॉर्मल ऑपरेशनल में सिंपल है कि वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट आप समझते हो, एब्स्ट्रैक्ट होता है पंजाबी में, आप हिंदी में ही आ जाइए, अमूर्त। अमूर्त यानी कि जो दिखता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ें दिखती नहीं है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल चीज़ में क्या होता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, जो चीज़ें आपको दिखती भी नहीं है, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को आप सीखना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे कुछ कई बार हमको मैप करवाना होता है, तो हमको कहते हैं मैप को मान लीजिए ऐसे है, ऊपर ऊपर देखिए तो वो जम्मू कश्मीर है, नीचे नीचे देखिए ये है, बिल्कुल राइट लेफ्ट में देखें तो पंजाब है, नीचे हरियाणा है, उसके साथ राजस्थान है, ऐसे ऐसे यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर ऐसा था, और यूपी में जाएंगे वहाँ ऊपर नेपाल है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखानी स्टार्ट कर देते हैं, जो आपको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं हम इस चीज़ को, जो आपके सामने नहीं है लेकिन आप फिर भी देख पा रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट सीखने स्टार्ट कर जाते हो, और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल आप हो जाते हो। ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। और टेस्ट हाइपोथेसिस, अब क्या होता है कि आप हम हाइपोथेसिस तो बनाते रहते हैं, जैसे बच्चे ने हाइपोथेसिस बनाया कि फरवरी में 28 दिन ही क्यों हो गए,
क्यों आए, किसी महीने में 30 दिन ही क्यों थे, 31 क्यों नहीं थे इसमें। तो इस चीज़ें वो सोच तो पाता है, अपने हाइपोथेसिस तो बनाता है, लेकिन वो अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट इस एज में आकर के करना स्टार्ट कर देता है। और इसमें वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो फॉर्मल ऑपरेशन में है वो यही है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो वर्ड है, बस आप इस वर्ड को याद रखिए, यही वर्ड फॉर्मल ऑपरेशन के लिए पूछा जाता है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और एक अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक्स लगाने स्टार्ट कर देता है। ये दो वर्ड्स फॉर्मल ऑपरेशन के लिए आप रखिए, यही इंपॉर्टेंट है। और यही थी प्याजे की थ्योरी। और प्याजे की थ्योरी में और कुछ नहीं है, यही था प्याजे की थ्योरी। और आप किसी भी बुक से अगर पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हर एक स्टेज में और कौन सी चीज़ें वो उसके पास आ जाती हैं। जैसे ईगोसेंट्रिक के साथ कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, तो आपको वो सारे वर्ड्स आपके बुक्स में से याद करने हैं। हम सभी वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे एनिमिस्टिक थिंकिंग आना और भगवान में विश्वास करना, वो किस एज में आता है। तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स, आप कोई भी बुक उठाएंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये था थ्योरी का बेसिक आइडिया कि आपको ये थ्योरी कह क्या रही है, और आपको कौन कौन से वर्ड्स, और आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको हर एक बुक में, आप चाहे बीएड की है अपने, आप उस बीएड के बुक को उठा लीजिए, उसमें भी एक स्टेजेस के अंदर 5-5 पॉइंट्स बने होंगे। आपको उन पॉइंट्स को इन पॉइंट्स के साथ बस ऐड ऑन कर देना है, और आप देखेंगे कि आपके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रॉपर थ्योरी करवाई है, लेकिन आपको फिर भी कुछ जो नेम्स हैं, जो कुछ थिंग्स हैं जो रहती हैं, उनको आपको एडअप कर लेना चाहिए, वो अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये था आपके लिए 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में जो काम आता है। प्याजे में से हर साल हर टेट में 2-2 क्वेश्चंस पक्का होते हैं। प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की से 5 क्वेश्चन आने होते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, 2 वाइगोट्स्की से, 1 कोलबर्ग से आता है। मोस्टली चांसेस यही रहते हैं। तो प्याजे से 2 नंबर का पेपर आना है, और आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से, बड़े ढंग से समझना है, आत्मसात करना है, अपने अंदर चीज़ों को सीखना है बड़े ढंग से। अगर आपको ये पढ़ के अच्छा लगा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दबा करके लाइक करें। और ये थी हमारी थ्योरी। अगर आपको अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमको बहुत अच्छा समझ आया। अगर कुछ फीडबैक हो, कुछ सजेशन हो, तो भी कमेंट में लिखिएगा कि ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, इतना तेज़ी से मत पढ़ाइए, आराम से समझाइए, हिंदी मत बोलिए या पंजाबी में करवाइए। आप जैसा भी कुछ लगता है आप ज़रूर शेयर कीजिए, सजेशंस दीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।